सभी को राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रायथन क्लासेस पर। हम संविधान पढ़ते हैं, पढ़ लिया हम लोगों ने। कुछ इंपॉर्टेंट तिथि जो मैंने निकाल के रखी, अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं, जो कुछ हमने पढ़ा उसी में से, लेकिन एक मजा देने वाली क्लास, एक आनंद देने वाली क्लास, एक सवाल देने वाली क्लास, एक कॉन्फिडेंस देने वाली क्लास, उसकी तरफ मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं। और ज्यादा वक्त भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग एक एक बात पे बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में बात करना हमें जरूरी है। देखिए, ये गिफ्ट समझे आप लोग, ये अधिकार नहीं कहते। क्या वो अधिकार होता है? नहीं गुरुजी, ये अधिकार है हमारा, बनता है। वो अधिकार नहीं है, ये दी गई आपको सुविधा है। तो आप कमेंट कर दें कि आप लोगों को आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है क्या। जरा देखिए, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है, वो आता है 20 अगस्त 1917। यहां से मैं चलूंगा। आपको मालूम है कि जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो मोंटेग्यू ये घोषणा की गई थी और ये घोषणा हुई 20 अगस्त को। कितने अगस्त को? 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की गई। कितने अगस्त बेटा? 20 अगस्त। 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की गई कि हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। कहां पे? भारत में। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। इसकी घोषणा जो की, उसे हम लोग ये ध्यान रखें, मोंटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? फैक्ट यही है, लेकिन क्या लिख रखा जरा देखिए। इस दिन भारत सचिव मोंटेग्यू घोषणा की थी। इस घोषणा में सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्थिति प्रदान करने की बात की गई कि प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिकाधिक सम्मिलित किया जाए, धीरे धीरे स्वतंत्र संस्थाओं का विकास किया जाए, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अविभाज्य भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके। इंपॉर्टेंट हमारे पास यह है, अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए, लेकिन मोस्ट हमारे पास क्या है? उत्तरदायी शासन की स्थापना। वक्त आता है मित्रों 8 नवंबर 1927 का। याद कीजिए, मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया था कि 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम की जांच करने के लिए, क्या कहा मैंने? उस अधिनियम की जांच करने के लिए, उस अधिनियम की जांच करने के लिए, जांच करने के लिए एक आयोग आएगा। और वो आयोग आया और उसके मुखिया कौन थे? सर साइमन थे। सर साइमन उसके मुखिया थे, इसलिए उस आयोग को साइमन कमीशन कहते हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट समझ लेना कि गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को गठन हो चुका था। और इसके तुरंत बाद आपको मैंने पढ़ाया है कि दिसंबर के महीने में, कौन से महीने में? दिसंबर माह। कौन से माह बेटा? दिसंबर माह। दिसंबर माह में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। तो और वो कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था? मद्रास अधिवेशन। तो घोषणा कब हुई, गठन कब हुआ? तो हम कहेंगे नवंबर में। अधिवेशन कब होना था? दिसंबर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साइमन कमीशन के गठन का विरोध कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में किया? आप लोग कहेंगे सर वो था मद्रास अधिवेशन। वो कौन सा था बेटा? वो था मद्रास अधिवेशन, दिसंबर माह में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 सदस्यीय आयोग है जिसका विरोध किया एक भी भारतीय नहीं थे। नवंबर 1927 में गठन हो चुका है। आखिरकार यह आयोग भारत पहुंचा कब? सवाल सुनिए आप लोग, आखिरकार यह आयोग भारत कब पहुंचा? ये बंबई पहुंचा। बंबई पहुंचा तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। दोनों तिथि, ये गठन की और ये बंबई पहुंचा। हमने साइमन गो बैक के नारे लगाए, साइमन वापस जाओ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और इसी प्रयास में आपको मालूम होगा कि लाला लाजपत राय साहब है, उनका क्या हो गया? निधन हो गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 10 अगस्त 1928 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। 10 अगस्त 1928 की बात कर रहा हूं, जरा सुनिए। एक भारत सचिव होता था और भारत सचिव का नाम था ब्रिकनहेड। भारत सचिव, इनका नाम क्या था? ब्रिकनहेड था। उन्होंने कहा कि हम जब विरोध कर रहे थे कि भारतीय है, इसमें शामिल नहीं है, किसमें? साइमन कमीशन ने। उसने कहा कि भारतीय तो संविधान बनाना जानते नहीं है, वो तो कानून के ज्ञाता है ही नहीं, वो क्या जानते हैं संविधान बनाए गए, उन्हें हम शामिल करके भी क्या कर लेते, क्या वो क्या। इन्होंने कहा ठीक है। ब्रिकनहेड की चुनौती को, यह ध्यान रखें, मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और स्वीकार करके एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया।
और उसने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस नेहरू रिपोर्ट को भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने के प्रति प्रथम कदम कहा जाता है। यानी ये नेहरू रिपोर्ट है, ये प्रथम कदम है संविधान बनाने की। अवर ये ध्यान रखें, बनाने का पहला कदम रखा गया वो 1928 में रखा गया और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे क्या कहते हैं, विल्यू प्रिंट कहते हैं, संविधान का विल्यू प्रिंट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोतीलाल नेहरू खुद अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब इसके विरोध में जिन्ना है, जिन्ना की ये ध्यान रखें आप लोग, इधर उनको चिंता हो गई, उन्होंने कहा ठीक है मैं भी कुछ करूं। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना के द्वारा जो 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की गई वो 29 मार्च 1929 को की गई। क्लियर? तो साइमन कमीशन गठन नवंबर 1927 में, फरवरी 1928 में आया। 10 अगस्त 1928 को एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे संविधान का विल्यू प्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे संविधान का विल्यू प्रिंट कहा जाता है, संविधान का विल्यू प्रिंट कहा जाता है। और ध्यान रखें, नेहरू ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके विरोध में मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे 14 सूत्रीय मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? 14 सूत्रीय मांग कहते हैं। 21 दिसंबर 1929, जरा देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? लाहौर। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और उस समय अधिवेशन दिसंबर में होता था, लाहौर अधिवेशन था। इसमें तय किया गया कि अब हमें बहुत जल्दी हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है, स्वतंत्रता दिवस मनाना है। बोले स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे कब? बोले ऐसे करते हैं कि अपन लोग जो अगला साल आएगा, यानी अगला साल कौन सा, 1930 वाला, उसका अंतिम रविवार होगा वो ही रख लेते हैं। और वो अंतिम रविवार कब आया? 26 जनवरी को आया। इसलिए हमने यह ध्यान रखें, पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो मनाया, कौन सा दिवस बेटा? स्वतंत्रता दिवस जो मनाया वो 26 जनवरी। सब कुछ करवा चुका हूं मैं, आप लोगों को करवा चुका हूं, तो एक मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है। 26 जनवरी, ध्यान रखें यहां क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह तय कहां हुआ? लाहौर अधिवेशन में। और क्या तय हुआ? तय यह हुआ कि गुरुजी जो अगला साल आएगा उसका जो अंतिम रविवार है महीने जनवरी का, उसको मना लेंगे। वो 26 जनवरी को पड़ा। तो ये कहां तय हुआ? ये ध्यान रखें आप लोग, ये लाहौर अधिवेशन में तय हुआ। और यहां तय किया गया कि ठीक है साहब, हम लोग इसके लिए आगामी जो बैठक रखेंगे वो 2 जनवरी 1930 को रखी गई। और 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आपको मालूम है हमारा संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। क्या कहा मैंने? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ, लेकिन लागू नहीं किया। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950, क्योंकि उस तिथि का एक अपना ऐतिहासिक महत्व था। इससे पहले नहीं था। यार ये तय नहीं हो 26 जनवरी, ठीक है यार, जनवरी के महीने में देखते हैं कि चौथा रविवार, अंतिम रविवार आएगा, उसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस बात को भी जरूर आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास 16 अगस्त 1932। यहां पे आप लोगों को मालूम होगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। और ये जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई 16 अगस्त 1932 को, इसके विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन किया गया। वो है 20 सितंबर 1932 को। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में एक समझौता हो जाता है मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। किसके सहयोग से? मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। एक यहां पे इस दिन मदन मोहन मालवीय, क्या कहा? मदन मोहन मालवीय के सहयोग से महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हो जाता है। और इतिहास में इस समझौता को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। यहां पे सांप्रदायिक पंचायत, में दोबारा रिपीट करूं, सांप्रदायिक पंचायत का मतलब है कि दलितों के लिए अलग से यहां पे निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना करना, इसे कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत। इस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में यहां पे महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया गया 20 सितंबर 1932 को। सितंबर 1932 में मदन मोहन मालवीय के सहयोग से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है जिसे इतिहास में पूना समझौता कहा जाता है। इसमें क्या किया गया? दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार किया गया, लेकिन दलितों के लिए सीटों को आरक्षित किया गया। विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित की गई। मतलब समझिए,
तय था सांप्रदायिक पंचायत, यानी कि अलग से हम लोग, जैसे 1909 के अधिनियम में हमने पढ़ा था कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, वहां केवल वोट देने का जो वर्ग होगा केवल मुसलमान होगा। आज का रिजर्वेशन अलग है, यहां भी ऐसे ही कहा गया, ठीक है कि भाई दलितों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच में दोनों के मध्य समझौता होगा, ठीक है अलग से नहीं, सामूहिक रखते हैं, लेकिन हम एक तरीके से आज का रिजर्वेशन है इतनी सीटें हम लोग फिक्स कर देते हैं। और यहां पे देखिए आप लोग कि यहां पे विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित की गई, क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल में 18% और प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह था हमारा पूना समझौता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। 22 दिसंबर 1939, आप लोगों को मालूम होगा मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक बात करवाई, अगर आप लोगों को याद हो, है ना, बहुत बेहतर तरीके से, कि अंग्रेजों ने कहा था 1937 में चुनाव हुए थे और 1937 के चुनावों में कांग्रेस है वो 8 प्रांतों में सरकार बनाती है, 6 प्रांतों में स्वतंत्र और 2 में वो सहयोग के रूप में बनाती है, 8 प्रांतों में, और मुस्लिम लीग की बुरी तरह से हार होती है। इधर अंग्रेज लोग क्या करते हैं, वो बिना कांग्रेस की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने की घोषणा कर देते हैं। इससे नाराज हुए, नाराज होने के बाद कांग्रेस सदस्य संवैधानिक संकट पैदा करते हैं और उन्होंने मंत्री परिषद से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने कहा इससे बढ़िया क्या होगा, ठीक है हार गए थे ना, अब तो इस्तीफा दे दिया। तो ध्यान रखें वहां पे क्या मनाया गया, मुक्ति दिवस मनाया गया। यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल के सरकार से त्यागपत्र दिए जाने पर मुस्लिम लीग ने दलित नेता भीमराव अंबेडकर के साथ मुक्ति दिवस मनाया था। क्या मनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था। मतलब एक भी सवाल आप लोगों का गलत जाने के चांस नहीं है। अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आप एक बहुत बड़े महारथी बनेंगे, यह मेरा वादा है, अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से मेहनत की तो। 8 अगस्त 1940, आपको मालूम होगा कि मैंने पढ़ा है, वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा था। भारतीयों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से पहली बार एक ही थी कि अधिकांश सदस्य हैं संविधान सभा में वो भारतीय होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से पहली बार अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, इसी अगस्त प्रस्ताव में किया गया। लेकिन कहा कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और उसमें भी अधिकांश सदस्य कौन होंगे, भारतीय। अच्छा, हमारा देश का संविधान बन रहा है और आप लोग कह रहे हो कि अधिकांश सदस्य कौन होंगे, भारतीय, ये नहीं चलेगा। वो है अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथगो को। जरा देखिए, एक घोषणा, कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग करेगी, जिसमें कहा गया कि युद्ध के बाद भारत में एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था गठन किया जाएगा। उम्मीद इसलिए थी कि मार्च 1940 में रामगढ़ बिहार में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में कहा गया, यदि सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन करेगी तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। इस अधिवेशन का अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। हमने कहा ठीक है, आप मानिए कि हमारे यहां पे अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन कर दीजिए, हम बिल्कुल आपके पक्ष में जाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के। तो वहां यहां रखा गया, गोली देने का काम किया, ठीक है। इसके बाद 22-23 मार्च 1940, देखिए लाहौर अधिवेशन में पहली बार हम कहेंगे पाकिस्तान शब्द का जिक्र किए, ध्यान रखें आप लोग, जिक्र के बिना पाकिस्तान शब्द का जिक्र के पहली बार कहीं अलग पृथक देश की बात कही है मोहम्मद अली जिन्ना ने। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। ध्यान रखना वो कब कही गई, मार्च 1940 में। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च 1940 में पहली बार यहां पे बिना पाकिस्तान शब्द का जिक्र हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें अलग क्या चाहिए, देश चाहिए। 17 अक्टूबर 1940, जरा सुनिए, अगस्त प्रस्ताव बन गया। अब अगस्त प्रस्ताव का हमें क्या करना था, विरोध भी करना था मित्रों। जब अगस्त प्रस्ताव का हम लोग विरोध करेंगे तो विरोध करने का क्या माध्यम था, जरा सुनिए आप लोग। अगस्त प्रस्ताव का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। जब अगस्त प्रस्ताव का विरोध करेंगे तो इस दिन महात्मा गांधी ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की सहमति के अंग्रेजों के द्वारा झोंकना, इसके विरोध में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में, कहां बेटा, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। कहां, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे हैं और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में किया गया। फिर स्टीफन क्रिप्स आएगा,
वो 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचेगा, 29 मार्च को अपने प्रस्ताव की घोषणा करेगा और उसमें भी ऐसा ही कहा गया कि ठीक है, हम लोग भारतीयों को शामिल करेंगे युद्ध के बाद, ऐसा क्रिप्स प्रस्ताव में कहा। और स्पष्ट रूप से अगर संविधान सभा की जो अंग्रेज द्वारा 3 स्टेप ध्यान रखना है आप लोगों को। अगस्त प्रस्ताव 1940 में तो ये कहा, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। अगर हम कहेंगे स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया, स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया, तो आप लोग कह देंगे वो किया गया था किसमें, क्रिप्स प्रस्ताव में। और पूर्णतः उसे एक मूर्त रूप देना, व्यवहारिक रूप देना हमारे सामने निकल के आगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैबिनेट मिशन में दिया गया। कैबिनेट मिशन देखिए आप लोग, यहां पे कैबिनेट मिशन जो आएगा वो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। ये 3 जो कैबिनेट मंत्री हैं ब्रिटिश सरकार के वो आएंगे। इनमें से एक भारत सचिव है, और भारत सचिव कौन था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। मैंने आपको पढ़ाया, ये केवल मैंने रिपीट मारा है, बातों को केवल रिपीट मारा है, आप लोगों को एक बूस्टर डोज देना चाहता हूं, एक मजबूती देना चाहता हूं आप लोगों को। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था, उसमें भारत सचिव के पद पर थे, और सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी कलेंजर नौसेना मंत्री यहां थे। यहां आए, यहां आने के इनके 2 उद्देश्य थे, मैं क्लियर कर दूं। माउंटबेटन योजना का उद्देश्य अलग था, और यहां पे कैबिनेट मिशन योजना का अलग उद्देश्य था। माउंटबेटन योजना का जो लक्ष्य था वो ये था कि भारत का विभाजन कैसे करना है, भारत को आजादी कैसे देनी है, ये काम मैंने पीछे बताया आप लोगों को, वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि किस तरीके से भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए, किस तरीके से भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए। पॉइंट नंबर 1, किस तरीके से भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए, किस तरीके से भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए, किस तरीके से भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए। और दूसरा पॉइंट हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि किस तरीके से भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, कि बाद में संसद आएगी वो अलग बात है, पहले हमें मंत्री बनाने, विभागों को बंटवारा करना है, तो वो अंतरिम सरकार का गठन करना और संविधान सभा का निर्माण करना, ये कैबिनेट मिशन का, भारत का विभाजन करना, भारत को आजादी देना, ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना का हिस्सा था। तो यहां पे आए और इनको एक ऐसी व्यवस्था को प्रारंभ कर देना था जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान बना सके, यानी संविधान सभा को जो मूर्त रूप दिया गया यही दिया गया, संविधान सभा को मूर्त रूप दिया गया यही दिया गया। ठीक है, इसके बाद 11 अप्रैल को यहां पे आया स्क्रिप्ट, 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन ने जो वार्ता करेंगे, क्या करेंगे, वार्ता करेंगे, वो कब करेंगे, 16 मई 1946 को। जरा क्या कर रहे देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के उपरांत अपनी योजना प्रस्तुत की थी। मुस्लिम लीग ने योजना की समीक्षा पूर्ण चतुरता से की थी, और मुस्लिम लीग प्रसन्न था क्योंकि वर्गीय आधार पर संविधान निर्माण में पाकिस्तान की स्थापना के बीज दिखाई दे रहे थे, इसलिए इस योजना को स्वीकार कर लिया था। कैबिनेट मिशन आता है, वो अपनी योजना रखता है, और योजना में वो कहता है कि हम सिखों के लिए, मुस्लिम के लिए और सामान्य के लिए हम लोग अलग अलग सीटों का रिजर्वेशन करेंगे। इतने सीटें मुस्लिम लीग की होगी, इतने सीटें सिखों की, इतने सीटें हैं वो कांग्रेस की होगी। इसका मतलब यहां वर्गीय आधार पर विभाजन हुआ है, और वर्गीय आधार पर विभाजन हुआ है। पाकिस्तान खुश था कि कहीं न कहीं बिना किसी विरोध के यहां ये जो बीज है बोया जा रहा है, तो ठीक है, आगे यही बीज है फल के रूप में अपनेगा, ये पाकिस्तान मान के चल रहा है, इसलिए पाकिस्तान इस योजना को स्वीकार किया। 16 अगस्त 1946 जैसे ही कैबिनेट मिशन ने कहा कि हमें अंतरिम सरकार का गठन करना है, और अंतरिम सरकार का मुखिया हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाते हैं, मुस्लिम लीग को दिक्कत हो गई। मुस्लिम लीग ने जबरदस्त विरोध किया, ऐसा माहौल पैदा किया कि हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह ही नहीं सकते। वो तिथि है हमारी 16 अगस्त 1946 को। विरोध में सांप्रदायिक दंगा किए गए, जिसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के नाम से जाना जाता है। जैसे कहा कि नेहरू जी आइए आप अंतरिम सरकार गठन करते हैं, अब पता है जिन्ना को, मुस्लिम लीग को, अब हम लोगों को उद्दंग करना है, अब ये बताना है कि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। वो आप लोगों को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है, वो 16 अगस्त 1946 को ही। क्लियर, कब हुई, 16 अगस्त 1946 को ही। 24 अगस्त 1946 इस दिन कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी, और अंतरिम सरकार का गठन होगा, मैं पीछे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा के लाया हूं, वो होगा 2 सितंबर 1946 को। बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा के लाया हूं, यहां ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन इसके
अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसमें दो आंकड़े ध्यान रखेंगे आप लोग, एक आंकड़ा 15 का और एक आंकड़ा 13 का, बहुत ध्यान से सुनना। एक तिथि 2 सितंबर 1946 है, वैसे पढ़ा चुका हूं पीछे। एक तिथि 26 अक्टूबर 1946 है। एक तिथि 26 अक्टूबर 1946 है और एक तिथि 2 सितंबर 1946 है। जरा सुनिए आप लोग। इस दिन अंतरिम सरकार का गठन किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। जब मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ तो कितने सदस्य थे? 13। लेकिन मुस्लिम लीग ने सोचा यार अंतरिम सरकार में भिड़ के फिर लड़ाई लड़े ना हम लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हो गया। तो मुस्लिम लीग शामिल हो गया तो सदस्य कितने हो गए? 15। लेकिन 13 में से 3 को बाहर किया गया, तो पहले वाले 10 बच गए और 5 मुस्लिम लीग के लिए गए। तो कुल सदस्य कितने? 15। डायरेक्टली सवाल बन सकता है, अंतरिम सरकार में सदस्य कितना? 13 है, लेकिन मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद कितने हो गए? 15 है। 3 को बाहर किए, 5 नए लाए। अब जैसे ही मुस्लिम लीग शामिल हुए तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा ये तो ऐसा लग रहा है कि, ध्यान रखें आप लोग, ये एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, एक भारत और एक बनने वाला पाकिस्तान। ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो 3 सदस्य 13 में से जो हटाए गए, क्योंकि पता नहीं है किस प्रकार के सवाल बने, वो 3 सदस्य जो 13 में से हटाए गए, एक है सैयद अली जहीर, एक है शरद चंद्र बोस और एक है सर शाफत अहमद खां। कौन है? सर शाफत अहमद खां। एक सैयद अली जहीर, एक शरद चंद्र बोस, एक सर शाफत अहमद खां है। इस बात का भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि यहां पे एक देश है, उसको जहां पे एक देश सरकार 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद तो सदस्य संख्या कितनी होगी? 15, पहले 13 थी। आगे देखिए, 6 दिसंबर 1946, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात को समझ लें आप लोग कि हमारे पास 6 दिसंबर को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा बनेगी। यह घोषणा कब हुई है? 6 दिसंबर को। और भारतीय जनता के लिए एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हो तो ब्रिटिश सरकार निसंदेह ऐसे संविधान को देश के अनिच्छिक भागों पर लागू करने का विचार नहीं कर सकेगी। यानी भारतीय लोग हैं वो यहां करेंगे, यह घोषणा कर दी 6 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर का दिन आया। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। ठीक है, 10 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और हम लोग बात करेंगे 13 दिसंबर, आप लोगों के 11 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई और फिर हम लोग बात करेंगे 13 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। 9 दिसंबर को हमारे पास वार था सोमवार का, ये वार था मंगलवार का और ये वार था बुधवार का। कौन सा था? बुधवार का। और ये वार था आप लोगों का बृहस्पतिवार का। पहले दिन यहां पे पहली बैठक हुई, वो बैठक 9 दिसंबर को होगी। मैं बहुत विस्तार से समझा चुका हूं आप लोगों को क्लास में, तो यहां आप लोगों को बताने की आवश्यकता है नहीं। तिथियों को रिपीट मार रहा हूं आपके सामने। यहां पे पहली बैठक हो गई, अध्यक्ष चुन लिए गए। ठीक है, 10 दिसंबर 1946, ये आपको याद नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन ध्यान रखें, स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया कब? 10 दिसंबर को। पदभार 11 दिसंबर को ग्रहण किया। पदभार 11 दिसंबर को ग्रहण किया, याद होगा। और 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। एमआर जेकर साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर 13 दिसंबर को यह उद्देश्य प्रस्ताव यहां पारित कर दिया गया तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई है, आक्षेप लगेगा, इसलिए अब नहीं, अब मुस्लिम लीग शामिल हो जाएगा, तब जाके हम लोग करेंगे। और फिर उद्देश्य प्रस्ताव आपको मालूम है कि आप लोगों के 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। तो 9 दिसंबर का क्या रोल है? 6 का क्या है? 9 का क्या है? 10 का क्या है? 11 क्या है? 13 का। मैं इससे विद्यार्थी फिर भ्रमित होगा, इसमें विद्यार्थी फिर भ्रमित होगा, इसमें विद्यार्थी फिर भ्रमित होगा। बता दूं मैं आपको, 10 दिसंबर को मंगलवार के दिन यहां पे बिल्कुल स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिया गया। पद है उन्होंने अगले दिन ग्रहण किया। यही बातें हैं यहां पे, और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बातें बता रखी हैं कि पहली बैठक है केंद्रीय कक्ष में हुई थी। संविधान सभा गठन इसी तारीख से माना जाता है।
सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, बिहार से थे। ऐसी परंपरा फ्रांस में है कि बुजुर्ग व्यक्ति को, वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। यहां पे सद्भावना जो संदेश पढ़कर सुनाया गया वो देख किसने सुनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट उद्घाटन भाषण था, वो आचार्य कृपलानी ने उद्घाटन भाषण दिया था। पहले में 207 सदस्य आए पहले दिन, लेकिन पहला सत्र में 211, सत्र लंबा चला है। पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए, जिनमें से 10 महिला थी, मुस्लिम लीग नहीं था, देसी रियासत नहीं थी। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। 10 दिसंबर को मैंने फिर कह दिया आप लोगों से, नियम समिति बनाई गई और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया, लेकिन इन्होंने पदभार 11 दिसंबर को, वे ध्यान रखें आप लोग, वो है चुना। देखिए यहां पे चुनाव वो हो गया, पदभार है वो 11 दिसंबर को ग्रहण किया था, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। चुनाव बिल्कुल 10 दिसंबर को हो चुका है, पदभार ग्रहण किया वो 11 दिसंबर को किया, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। कैसे हैं मित्रों आप लोग, ठीक ठाक है क्या? बहुत मेहनत करनी है ना, ऐसे नौकरी नहीं लगनी है आप लोगों को। मालूम पड़ा किस तरीके से संविधान को पढ़ा जाता है? इस तरीके से आपको संविधान को पढ़ना है और जुड़ना है मेरे साथ, लड़ना है आप लोगों को, आपको मंजिल तक पहुंचा के दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आगे देखिए, 13 दिसंबर हमारा पूरा हो गया कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित करना चाह रहे थे, लेकिन मना किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित आप लोगों के एम.आर. जयकर साहब ने। उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू ने कहा कि हम आगे बढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और उस उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ाया मैंने आपको, 8 अनुच्छेद है। 21 दिसंबर 1946 को वार्ता समिति का गठन हुआ था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर इस क्लास को कोई विद्यार्थी ढंग से देख लेगा, मैं समझ जाऊंगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वो उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर को रखा था, वो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू द्वारा, ये ध्यान रखें, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के लिए रखा गया, पारित हो गया। 20 फरवरी 1947 आपको मालूम है कि इटली में प्रधानमंत्री इटली बना जो स्वतंत्रता के पक्ष में था, उन्होंने 20 फरवरी 1947 घोषणा कर दी। क्या घोषणा करी कि हम ऐसे करेंगे, जून 1948 से पहले, तब जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर देंगे, ऐसा कहा गया। और ऐसे करते हैं हम लोग, एक योजना बनाते हैं, और वो योजना माउंटबेटन योजना की, आजाद तो कर रहे हैं लेकिन यहां तो सांप्रदायिक दंगा हो रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान की सीमा का, आप लोगों के भारत पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए उसके लिए किसी व्यक्ति को भेजा है, वो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वो रखी जाएगी, जिसे भारत विभाजन योजना कहते हैं। कांग्रेस ने भी कहा ठीक है आने दीजिए आप लोग। 14 जून 1947 को कांग्रेस ने इसकी सहमति दी। वो दिल्ली में, ध्यान रखें, इनका एक बैठक थी और दिल्ली में बैठक आयोजित करके इसमें भारत विभाजन का प्रस्ताव, ठीक है हम स्वीकार करते हैं, ये प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष किसने रखा? गोविंद वल्लभ पंत ने, और इसका समर्थन किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बहुत भयंकर क्लास है, बहुत भयंकर पॉइंट है आप लोगों का। 14 जून 1947 इस दिन अखिल भारतीय कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें भारत विभाजन को स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने रखा और जिसका समर्थन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया, जिसका समर्थन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत विभाजन योजना 3 जून 1947 से लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं। कांग्रेस ने अपनी सहमति कब दी? 14 जून 1947 को। प्रस्ताव किसने रखा? गोविंद वल्लभ पंत ने, और ध्यान रखें आप लोग, समर्थन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। मित्रों ध्यान रखें, 30 जून 1947 को, यह एक इंपॉर्टेंट तिथि, यहां पे सीमा आयोग निर्धारण के लिए 2 आयोग बनाए गए, एक पंजाब सीमा आयोग और एक बंगाल सीमा आयोग। दोनों आयोगों में 2 सदस्य कांग्रेस के, 2 सदस्य मुस्लिम लीग से, और इसका मुखिया बना दिया सर रेडक्लिफ को। इसीलिए भारत पाकिस्तान की सीमा को हम लोग रेडक्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। तो 4 सदस्यीय आयोग, 2 पंजाब का, 2 बंगाल का, इनका मुखिया सर रेडक्लिफ था। 4 जुलाई 1947 को जिसे हमें आजाद करना था, वो अधिनियम ब्रिटिश संसद में रखा गया 4 जुलाई 1947 को, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया, वो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया, और 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा के गठन की घोषणा कर दी। तो 389 जो सदस्य थे वो घट के कितने रह गए? 299, जब पाकिस्तान अलग हो गया। तब 4 जुलाई को प्रस्ताव रखा ब्रिटिश संसद में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा घोषणा कब कर दी? जुलाई 1947 में। क्लियर?
भारत आजाद हुआ वो हुआ 15 अगस्त 1947 को। मेरी बातें समझ गए होंगे आप लोग। और आगे देखेंगे 29 अगस्त 1947 को यहां पे प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां पे भी एक त्रुटि मुझे नजर आ रही है, उस लाइन को हम लोग सुधारना चाहिए हम लोगों को। धीरे धीरे बहुत अच्छे हम लोग करेंगे, ये वादा है हमारा। कि यहां पे एक शब्द देखिए आप लोग, उसमें आप लोग भी नहीं पहचान पाएंगे, जब धीरे धीरे ज्ञान होता है इन चीजों का, वो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। यहां पे 29 अगस्त 1947 को केवल प्रारूप समिति गठन हुआ है। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, वो 30 अगस्त को बनाया गया। 30 अगस्त 1947 को इस समिति के अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब चुना गया? 30 अगस्त। गठन समिति कब हुआ? 29 अगस्त। नोट कर लेना इस बात को। प्रारूप समिति के सदस्य मैं आपको बता चुका हूं पहले, यहां हमको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष है, के एम मुंशी जो कि पहले से कांग्रेसी थे और तो कांग्रेस के बैनर के नीचे लड़े थे, लेकिन ये शुरुआत से कांग्रेसी थे। पूछा गया सवाल था। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, शहद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर और एन माधवराव मित्र के स्थान पर और टीटी कृष्णमाचार्य खेतान के स्थान पर इनका निधन हो गया था। 114 दिन ये समिति है प्रारूप नहीं बना रही है। प्रारूप तो विनेगल राव ने बनाया, ध्यान रखें आप लोग। उस प्रारूप की विचार करने का काम किया। 114 दिन के विचार विमर्श के बाद संविधान को प्रारूप तैयार किया था इस समिति द्वारा। 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया कि लीजिए महाराज, हम लोगों ने ये काम कर दिया है, अब इसे वाचन करवाइए। और इसी प्रारूप पर वाचन के लिए ध्यान रखें आप लोग, 3 वाचन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होंगे? 3। तो यहां पे अध्यक्ष चुना गया, वेरी इंपॉर्टेंट। 29 अगस्त को मैंने पढ़ा है आप लोगों को, 29 अगस्त को प्रारूप समिति गठन हुआ, लेकिन प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया वो 30 अगस्त 1947 को बनाया गया। 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान तैयार हो गया, बन के सब कुछ हो गया, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया क्योंकि ऐतिहासिक तिथि हमारे पास 26 जनवरी है। यहां संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, यानी 16 अनुच्छेद है इस दिन लागू होंगे। और यह बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है कि शेष जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। कई बार पूछते हैं विद्यार्थी कि सर कहां लिखा हुआ है, तो प्रस्तावना कोई क्या देता है? ध्यान रखना, संविधान का अनुच्छेद 394 में बात लिखी हुई है कि ये अनुच्छेद आज लागू होंगे, बाकी के जो अनुच्छेद है वो लागू कब होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों के 26 जनवरी 1950 को होगा। हमारा देश का संविधान तैयार हो गया, विधि दिवस के रूप में मनाते थे। 2015 के बाद इनको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को यह संविधान सभा का 12वां अधिवेशन था, मात्र 1 दिन का था। और इसमें केवल कुछ चीजें की गई, जैसे कि संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान पर हस्ताक्षर 3 प्रतियों पे किए गए। सबसे पहले पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए मैं केवल तिथि की आप लोगों को याददाश्त पुनः करने के लिए पढ़ा रहा हूं, बाकी सब कुछ पढ़ा चुका हूं, इसलिए मेरी स्पीड भी तेज है। हस्ताक्षर जरा देखिए आप लोग। हस्ताक्षर की बात करें हम लोग तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजस्थान के और सबसे पहले हस्ताक्षर किए वो किए थे बलवंत सिंह मेहता ने। और इस दिन हमारे पास जो संसद है उसका रूप यानी संविधान सभा है वो अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी अनुच्छेद 379 में, ठीक है। और उसी दिन 380 और 380 के तहत अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाएगा। ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये बेटा आप लोगों के संविधान लागू कर दिया, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो जाएगा। कैसा लगा हमारा प्रयास, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों को ये रिवाइज करवाया। मैं समझता हूं इस तरीके से अगर हमें डोज मिल जाए बेहतर, तो शायद हम लोग बड़ा कमाल कर सकते हैं। ये मेरा वादा है। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। राम राम साहब।